Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about ad hoc judges. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Concept of ad hoc judges is valid for High Court as well as Supreme Court. सबसे पहले समझते हैं कि एड हॉक जजेस का मतलब होता क्या है। तो देखिए, हाई कोर्ट के अंदर अगर बात की जाए तो जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं, कभी कभार उनको टेम्पोररीली अपॉइंट कर दिया जाता है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग अपॉइंट कर दिया जाता है टू सर्व एज ए हाई कोर्ट जज। ऐसे जजेस को फिर कहा जाता है एड हॉक जजेस, जिनको फॉर द टाइम बीइंग अपॉइंट किया गया है, जो पहले जज रह चुके हैं लेकिन अब रिटायर्ड हैं, उनको फॉर द टाइम बीइंग अपॉइंट किया गया इन ऑर्डर टू क्लियर द बैकलॉग केसेस। तो कई कभार किसी कोर्ट के ऊपर अगर बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस केस में एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। जो एडहॉक जजेस होते हैं उनके पावर या प्रिविलेजेस किसी भी रेगुलर हाई कोर्ट जज के जैसे ही होते हैं, यानी कि जब तक वो जज की तरह काम करेंगे उनको तमाम पावर एंड प्रिविलेजेस एक रेगुलर हाई कोर्ट जज वाले ही मिलेंगे। हाई कोर्ट के अंदर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 224 ए। तो दिस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कि चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, यानी कि जिस भी हाई कोर्ट में अगर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना है तो वहाँ के चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। और ये एडहॉक जजेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दे शुड बी द रिटायर्ड जजेस एंड दे विल बी अपॉइंटेड फॉर टेम्पोररी पर्पसेस। बट ये अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट करेंगे, बट ओनली आफ्टर कंसेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटायर्ड जज जिनको एडहॉक जज की तरह अपॉइंट किया जाना है, एंड द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स जिनको अपॉइंट किया जाना है उनकी तो मंजूरी लेनी ही होगी, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी कंसेंट लेना होता है एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने से पहले। एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेबल है एज पर आर्टिकल 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं लेकिन अगर उनकी क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, तो ऐसे जज को भी सुप्रीम कोर्ट में एक एडहॉक जज की तरह अपॉइंट किया जा सकता है under Article 128 of the Constitution. This appointment is done by the Chief Justice of India, but only after the prior consent of the President of India. तो इस तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ एडहॉक जजेस इज देयर फॉर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट टू डील विद द इशू ऑफ केस बैकलॉग्स। अब एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था साल 2021 में। इसका नाम है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट गेव ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स मतलब किन बातों का ध्यान रखना है, किन कंडीशंस के पूरे होने के बाद ही एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया इन लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट एक्सीड्स 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर बहुत सारे सीट्स खाली हैं, जजेस की पोस्ट खाली हैं, एंड द वैकेंसी इज मोर देन 20%, उस केस में एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में। इफ केस इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी हैज बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर, किसी एक पर्टिकुलर तरह का केस पेंडिंग लगातार होता जा रहा है, या इफ ओवरऑल 10% of the high court cases are pending for a period of 5 years or more, या फिर द डिस्पोजल रेट इज लोअर देन द न्यू केसेस फाइल्ड।
तो जिस रफ्तार से एक हाई कोर्ट केस डिस्पोज कर रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से अगर उसमें नए नए केसेस आ रहे हैं, यानी कि पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उस केस में भी एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, आज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव इन लोक प्रहरी केस। याद रखिएगा, लोक प्रहरी केस हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का जो खुद का 2021 वाला लोक प्रहरी केस में डायरेक्टिव था, उसको चेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स द 2021 लोक प्रहरी जजमेंट कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अब एज पर द न्यू कंडीशन laid down by this 3 judges bench, a 20% वाला क्राइटेरिया हैज बीन पुट इनटू अबेयंस। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 20% या उससे ज्यादा जजेस की पोस्ट खाली हो तभी जाकर के एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। दैट इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड। तो इवन when the judicial vacancies are below 20%, now ad hoc judges could be appointed. These judges will be hearing only criminal cases, matters with respect to criminal issues. The number of ad hoc judges should not exceed 10% of the overall high court sanctioned strength. यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 2 से लेकर के 5 एडहॉक जजेस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एडहॉक जजेस की ओवरऑल प्रोपोर्शन 10% ही हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 30-30, 40-40% एडहॉक जजेस बैठे हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। एंड एडहॉक जजेस विल सिट ऑन अ बेंच प्रिसाइडेड बाय अ सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो भी बेंच होगा जिसमें एडहॉक जजेस होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एडहॉक जजेस हों। द बेंच शुड हैव सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग द बेंच। ये सब कुछ कंडीशंस, नए कंडीशंस ले डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोक प्रहरी वाला जजमेंट था उसके एक 20% वाले क्राइटेरिया को वाटर डाउन किया है। अब ये नॉर्म को क्यों रिलैक्स किया गया है, वो भी जरा समझते हैं। नॉर्म को रिलैक्स करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट। अगर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से हम डेटा को देखें रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस की, तो भारत में लगभग, भारत के कोर्ट्स के अंदर 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। उसमें सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, लेकिन लगभग 62 लाख केसेस आर पेंडिंग इवन इन द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडेंसी का लेवल काफ़ी हाई है, और ऐसे हालत में डिस्पोजल रेट को बढ़ाना होगा, और इसके लिए एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो मौजूदा प्रोसेस है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। 20% का क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि सैंक्शन स्टेट में कम से कम 20% सीटें खाली होनी चाहिए एंड ऑल। तो दिस मेक्स द current appointment process very complex, and that is the reason why there have been only few cases या examples of appointment of ad hoc judges in the past। सिर्फ 3 बार ही ad hoc judges को अपॉइंट किया गया है पास्ट में। जस्टिस सूरज भान 1972 में उनको अपॉइंट किया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जस्टिस वी रामास्वामी 1982 में उनको मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया था एज एन एड हॉक जज। एंड जस्टिस पी वेणुगोपाल in the year 2003 in Madras High Court he was appointed as ad hoc judge। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस कारण से पास्ट में एड हॉक जजेस की बहुत कम अपॉइंटमेंट हुई है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा रहा है ताकि ज़्यादा ज़्यादा एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सके और पेंडेंसी ऑफ केसेस को घटाया जा सके। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो डेटा है पेंडेंसी ऑफ केसेस का इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। तो क्या है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वो समझते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। इट हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत अलग अलग लेवल पे कौन कौन सी केसेस चल रही हैं इन जुडिशियल सिस्टम, सबॉर्डिनेट लेवल पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसका हमें रियल टाइम डेटा मिलता है। तो ये जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, ये मेनली डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड डेटा देता है। इट ऑल्सो गिव्स सम डेटा विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो डेटा होते हैं वो रियल टाइम बेसिस पे नहीं आते, यानी कि वो टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड कुछ डेटा आते हैं। तो पॉइंट इज कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड
mainly gives real time data of subordinate कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाई कोर्ट से संबंधित भी कुछ डेटा देता है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तो बहुत कम डेटा देता है, और वो भी रियल टाइम बेसिस पे नहीं होता है, वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम उसको अपलोड करती है। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत का स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं कि इट हैज बीन अडेप्टेशन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। तो एम्पेरर अशोका ने अलग अलग जगहों पे कैपिटल्स बनवाए थे रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एनिमल्स, और उन कैपिटल्स की मदद से ही ट्राई टू गिव सम मैसेज टू हिज पीपल। उस टाइम में तो ट्विटर व्हाट्सअप होता नहीं था, तो इसी तरीके का एक कैपिटल बनवाया एट सारनाथ, अशोका कैपिटल एट सारनाथ। इट इज लायन कैपिटल। यहाँ पे 4 एशियाटिक लाइन्स को रिप्रेजेंट किया गया है बैक टू बैक। दीज 4 एशियाटिक लाइन्स इन अशोका लायन कैपिटल एट सारनाथ हैव बीन प्लेस्ड ओवर एन अबैकस, सर्कुलर अबैकस। अबैकस मतलब प्लेटफॉर्म। ये सर्कुलर अबैकस है, एंड दिस सर्कुलर अबैकस रेस्ट्स अपॉन अ बेल शेप्ड लोटस। इस तरीके का ये जो अबैकस है सर्कुलर, इसके ऊपर स्कल्पचर्स बने हुए हैं और 4 एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। एलिफेंट, अ गैलोपिंग हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन। और ये चारों एनिमल्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विथ दिस धर्म चक्र। तो चारों के बीच में ये धर्म चक्र बना हुआ है। ये जो अशोका लायन कैपिटल है एट सारनाथ, इसको भारत का स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। बट जो हमारा स्टेट एम्बलम जो अडॉप्ट किया गया उसमें सिर्फ 3 ही लाइन है, क्योंकि चारों तो एक साथ दिख नहीं सकते एक इमेज के अंदर। ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल। साथ ही साथ जो अबैकस है उसमें एक ही धर्म चक्र दिखता है, और जो 2 एनिमल्स दिखते हैं, क्योंकि चारों एनिमल भी नहीं दिख सकते, तो 2 एनिमल्स जो हमारे स्टेट एम्बलम में दिखते हैं वो हैं बुल ऑन द राइट एंड हॉर्स ऑन द लेफ्ट। और फिर नीचे लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते। The Satyamev Jayate is also national motto of India, and it has been taken from Mundak Upanishad. तो जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसमें जो लोटस है वो नहीं है, तो लोटस पार्ट इज omitted, the bell shaped lotus is omitted. So this is land capital of Ashoka at Sarnath, and this is state emblem of India. मैं तो मान के चल रहा हूँ ये सब तो आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ी रखा होगा। करंट न्यूज़ पे आते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि स्टेट एम्बलम के मिसयूज को रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेट एम्बलम को मिसयूज करते हुए हाल फिलहाल में पाए जा रहे हैं। कई सारे जगहों पे लोगो जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, नीचे में सत्यमेव जयते नहीं लिखा रहता। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिस लोगो विदाउट दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ सत्यमेव जयते इज इनकम्प्लीट। साथ ही साथ कई सारे लोग जो ऑथोराइज नहीं हैं इस स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि देर इज अ लॉ, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005, which restricts the use of the state emblem for a particular purpose and to limited authorities. बट लोग जो हैं शौक में इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कोई अपने गाड़ी के पीछे लगवा दिया, कोई कुछ भी करा देता है, तो दैट इज इम्प्रॉपर यूज। तो इस कानून के हिसाब से कई सारे इम्प्रॉपर यूज डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इमिटेशन ऑफ द स्टेट एम्बलम फॉर कॉमर्शियल पर्पसेज या एडवर्टीजमेंट और एनी अनऑथराइज एक्टिविटी, अपने लेटर हेड में इसका इस्तेमाल करना, प्राइवेट स्टेशनरी या ट्रेडमार्क में इसका इस्तेमाल करना, या यूज ऑफ द स्टेट एम्बलम टू मिसलीड पीपल टू बिलीव that the organization or individual is somehow related with government of India, जबकि रियलिटी में वो नहीं है अगर, तो उस केस में इसको माना जाएगा इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट एम्बलम।
और इसी को रोकने के लिए हाल फिलहाल में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि स्टॉप द इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, implement the state emblem of India Prohibition of Improper Use Act 2005। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मरीन हीट वेव्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है मरीन हीट वेव्स? देखिए, ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिस केस में जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए उसकी तुलना में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर ओशनिक रीजन में अगर सी सरफेस टेम्परेचर राइजेस 3 to 4 डिग्री सेल्सियस अबोव द एवरेज टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 5 days, then we say कि the region is under marine heat wave. Marine heat wave can last for weeks, months, or some cases में it can last even for years. हाल फिलहाल में मरीन हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। as per a report study published in a journal nature, it's a very reputed journal with respect to environment, तो एक जर्नल जिसका नाम है नेचर उसमें एक स्टडी पब्लिश की गई मरीन हीट वेव्स अंडर ग्लोबल वार्मिंग। इस स्टडी के हिसाब से द मरीन हीट वेव्स आर बिकमिंग लॉन्ग लास्टिंग, मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। 2021 की एक रिपोर्ट है IUCN की, उसके हिसाब से मरीन हीट वेव्स हैव इंक्रीज्ड बाय 50% ओवर पास्ट डिकेड एंड दे हैव बिकम मोर सीवियर ऑल्सो। मरीन हीट वेव के केस में होता क्या है कि नॉर्मल टाइम में जो अपर लेयर होता है और जो लोअर ओशनिक सरफेस होता है उनके बीच में मिक्सिंग होते रहती है, इसलिए नीचे का पानी जो ठंडा रहता है वो ऊपर के पानी के साथ मिक्स होता रहता है। इस कारण से वो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सेसिव हीटिंग नहीं हो पाती है। बट मरीन हीट वेव के केस में ये जो मिक्सिंग होती है वो ठीक से हो नहीं पाती, एंड दैट लीड्स टू दिस फिनोमेना ऑफ मरीन हीट वेव्स। अब मरीन हीट वेव्स इंटेंसिफाई क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ सालों में मरीन हीट वेव्स क्यों बढ़ रहे हैं? इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। उसके पीछे सीधा सीधा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जो एवरेज अर्थ सरफेस टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम, यानी कि 1870 के आसपास जो टेम्परेचर था उसके तुलना में आज के टाइम में हमारा अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 1.3 डिग्री सेल्सियस हाइयर। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड द रीजन इज एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट यू नो। अब वो जो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द हीट, अबाउट 90% ऑफ द हीट इज पास्ड टू द ओशन। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबे समय तक हीट को एब्जॉर्ब किए रह सकता है। सो दैट इज द रीजन वाई ग्लोबल वार्मिंग का 90% इम्पैक्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं ओशनिक के ऊपर पड़ रहा है। 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट is absorbed by the ocean, and that is leading to increase in the mean surface temperature, and mean surface temperature has increased by 0.9 degree Celsius with respect to 1850, and the rise in the last 4 decades is about 0.6 degree Celsius। तो पिछले 30 से 40 सालों में आप कह सकते हैं कि मरीन हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, और उसके पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। एंड यही कारण है कि मरीन हीट वेव्स हैव बिकम फ्रीक्वेंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड सीवियर। तो कारण तो काफ़ी ऑब्वियस था, मैं नहीं भी बताता तब भी आप गेस कर ही लेते, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब मरीन हीट वेव्स का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? डैमेज टू मरीन लाइफ, ऑफ कोर्स। जब हीटिंग बढ़ेगी तो उस कारण से एक्वेटिक एनिमल्स, देखो हीटिंग से होता क्या है, एक फिनोमिना होती है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। तो जब ओशनिक वाटर हीटेड होता है ना, तो उसकी ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी सिचुएशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। इट होल्ड्स लेस ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम वाटर बिकम्स एसिडिक ऑल्सो। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन भी कम है, पानी एसिडिक भी हो रहा है, तो इस कारण से मरीन लाइफ्स की डेथ होने लगती है, छोटे छोटे फिशेस मरने लगते हैं, और उन फिशेस को खा करके जो
फूड चेन में हायर लेवल के स्पीसीज हैं, प्रेडेटर्स हैं, उनकी भी डेथ होने लगती है। तो पूरा का पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा मरीन हीट वेव्स के कारण कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिल सकता है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, मैंने डिटेल में समझाया है इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 अप्रैल 2024, उसको जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। हाल फिलहाल में एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स रिवीजन में भी मैंने बताया है। कोरल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है एक मरीन माइक्रो प्लांट जिसका नाम होता है जूजैंथले। जूजैंथले जो है वो इस कोरल्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हीटिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो मरीन हीट वेव्स आते हैं, तो उस कारण से द कोरल्स आर सब्जेक्टेड टू हीट रिलेटेड स्ट्रेस। और उस हीट रिलेटेड स्ट्रेस के कारण कोरल्स एक्सपेल जूजैंथले, और इस कारण से कोरल्स reduces itself into white color substance, जिस फिनोमेना कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के बाद इट कैन लीड टू mass level of death of corals also, that can disrupt the entire coral systems as well। पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है एक्वेटिक सिस्टम का। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अगर ओशनिक सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जो वेदर इवेंट्स हैं जैसे हरिकेन्स वगैरह, उनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक लॉसेस भी होगा, क्योंकि जब फिशेस की डेथ होगी तो फिश इंडस्ट्री को नुकसान होगा। साथ ही साथ जब कोरल्स ब्लीचिंग होगी तो कोरल्स को देखने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर टूरिज्म के पीछे एक बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न कोस्ट पे एक मैसिव कोरल सिस्टम है, कोरल रीफ डेवलप है, बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसको हम लोग कहते हैं। उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। अगर कोरल ब्लीचिंग होगी तो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। तो ये सब तमाम नुकसान हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मरीन हीट वेव्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, वेदर रिलेटेड जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे 30,000 फिशेस वेयर फाउंड डेड। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है मरीन हीट वेव कंडीशन क्रिएट हुई है इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली। तो जनवरी महीने में ही मरीन हीट वेव की कंडीशन क्रिएट हुई ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, और उस कारण से अभी तक वो कंडीशन चल ही रहा है, जिस कारण से लगभग 30,000 फिशेस की डेथ हुई है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो चूंकि यहाँ पे डिटेल में मैंने सारे पॉइंट्स आपको दे ही दिए, इसलिए यहाँ पे आज पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया, सिर्फ हिंट्स लिख करके दिए हैं। तो अटेम्प्ट करें आप इसको। ध्यान रहे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रश्नों में मैप्स ज़्यादा बनाने की कोशिश करें आप। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट समुद्रयान मिशन। तो ये आर्टिकल कहता है कि चंद्रयान 4 विल बी लॉन्च्ड इन 2027 एंड समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड इन 2026। अब चंद्रयान 4 तो हम कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सैंपल रिटर्न मिशन है, मून से सैंपल वापस लेकर के आएगा। इसी के लिए डॉकिंग एंड अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट हाल फिलहाल में हमने किया है, हमने मतलब इसरो ने किया है। आज देखते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो समुद्रयान मिशन को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस डीप ओशन मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, भारत सरकार की मिनिस्ट्री, उसने 2021 में लॉन्च किया डीप ओशन मिशन। इस डीप ओशन मिशन के 6 कंपोनेंट हैं। उसका पहला कंपोनेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इट इज़ बेसिकली मैन्ड सबमर्सिबल, यानी कि एक इस तरीके का इक्विपमेंट होगा, मैं अभी बता देता हूँ, जिसमें 3 लोगों को रख करके भेजा जाएगा टू द सरफेस ऑफ द ओशन, जहाँ पे वो फिर ओशनिक रीजन को एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट इज समुद्रयान प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैन्ड सबमर्सिबल। उसके अलावा डीप सी माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। डीप ओशन की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया जाएगा, ओशनिक क्लाइमेट को स्टडी किया जाएगा, अंडर वाटर रोबोटिक्स एंड सेंसर्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे फोकस किया जाएगा। एंड ओवरऑल the deep ocean mission will focus on strengthening India's blue economy. Blue economy means utilization of oceanic resources in sustainable manner. Green economy का मतलब होता है utilization of ecosystem around us in sustainable manner, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ओशन रिसोर्सेज को अगर हम सस्टेनेबल मैनर में यूज करने की कोशिश करें तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लू इकोनॉमिक्स।
तो बेसिकली डीप ओशन मिशन विल फोकस ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। डीप ओशन मिशन के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है ये समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसके अंदर एक सबमर्सिबल बनाया जाएगा। सबमर्सिबल मतलब एन इक्विपमेंट दैट कैन गो डीपर इनटू द ओशन। इट विल गो एज डीप एज 6000 मीटर या 6 किलोमीटर डेप्थ में जाएगा। इट विल बी कैपेबल ऑफ टेकिंग 3 ह्यूमंस टू द डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर इन द ओशन। इट विल एक्सप्लोर डीप सी रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करेगा। और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इंसान जो है वो 3 लोग 12 घंटे तक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं इनसाइड द ओशन। इमरजेंसी सिचुएशन में तो दे कैन रिमेन विद इन द ओशन फॉर 96 आवर्स। इस डीप सी सबमर्सिबल को बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, विच इज चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ रोबोटिक आर्म्स भी लगे हुए हैं। इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम अलॉय। तो यही है समुद्रयान प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत 6 कंपोनेंट हैं। उसमें से पहला कंपोनेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट, और इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है कि समुद्रयान प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय 2026। इट्स मेन गोल विल बी टू एक्सप्लोर सी बेड। ये है सी बेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एनईएफटी और आरटीजीएस को लेकर के जो प्रश्न था, दोनों स्टेटमेंट सही है। डार्ट मिशन में ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो जाकर के गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, again second statement is wrong because its headquarter is going to be in India. That's all from our side for today. Thanks for watching.